बच्चों हम एनसीईआरटी कक्षा 9th के विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 6 उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं और जिसके पिछले वीडियो में बच्चों हमने जंतु उत्तक के अंदर एपिथीलियम उत्तक का अध्ययन करा, क्योंकि हमने जंतु उत्तक को कार्य के अनुसार 4 प्रकार में विभाजित किया था, जिसके अंदर एपिथीलियम उत्तक, संयोजी उत्तक और उसके बाद में तंत्रिका उत्तक और पेशीय उत्तक, ये 4 प्रकार थे और उनमें से एक प्रकार एपिथीलियम उत्तक का हमने पिछले वीडियो के अंदर अध्ययन करा था। फिर बच्चों हमने देखा था कि जो एपिथीलियम उत्तक होता है वो संरचना और कार्य के आधार पर फिर डिवाइड हो जाता है, और जिसके अंदर बच्चों हमने सल्की एपिथीलियम उत्तक और उसके बाद में स्तंभाकार पक्षमाभी एपिथीलियम उत्तक और घनाकार एपिथीलियम उत्तक और ग्रंथिल एपिथीलियम उत्तक का अध्ययन करा, और हमने ये भी देखा कि ये उत्तक कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं। आज बच्चों हम इस चैप्टर के पार्ट 5 के अंदर जंतु उत्तक का दूसरा प्रकार संयोजी उत्तक का अध्ययन करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट 5। अब बच्चों संयोजी उत्तक यानी अगर हम नाम से देखें संयोजी, जिसे इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, कनेक्टिंग टिश्यू, यानी ये क्या करता है, संरचनाओं को जोड़ने का काम करता है। यानी हमारी बॉडी के जितने भी पार्ट हैं उन सबको जोड़ने का यानी कनेक्ट करने का काम कौन करता है, यही संयोजी उत्तक करता है। अब बच्चों इस संयोजी उत्तक के अंदर क्या होती हैं, यानी जो सेल्स होती हैं वो एक मैट्रिक्स यानी एक आधात्री के अंदर एम्बेडेड रहती हैं। यानी हमने कहा कि जो उत्तक होता है वो क्या होता है, कोशिकाओं का समूह होता है। तो सपोज करो ये क्या है, उत्तक है और इसके अंदर क्या है, कोशिकाएं हैं। तो इस तरीके से ये कोशिकाएं होगी और इन कोशिकाओं के बीच बीच में यानी जो तरल पदार्थ या फिर जो मैट्रिक्स भरा रहता है, जिसे हम हिंदी के अंदर कहते हैं आधात्री, और उस मैट्रिक्स के अंदर ही ये जो कोशिकाएं होती हैं वो एम्बेडेड रहती हैं यानी धसी हुई रहती हैं। तो संयोजी उत्तक के अंदर बच्चों क्या होता है, जो कोशिकाएं होती हैं वो उस आधात्री यानी मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहती हैं, धसी हुई रहती हैं। अब इसके नाम से हमें ये भी पता चल गया कि ये क्या काम करता है, यानी संरचनाओं को जोड़ने का काम करता है। किस तरीके से, यानी अगर हम देखें एक एग्जाम्पल से, जैसे ईंटों की हम दीवार बना रहे हैं या फिर हम मान लो पत्थरों की दीवार बना रहे हैं, तो अगर मान लो हमने इस तरीके से ये ईंट इसके साथ जोड़ दी, ये ईंट इस तरीके से एक दीवार बनाने के लिए हमने ईंटों को अरेंज कर दिया। लेकिन अगर इन ईंटों के बीच में हम कोई ऐसा सब्सटेंस नहीं लगाएंगे, जैसे मान लो सीमेंट है, तो उसको जब तक नहीं लगाएंगे तो ये दीवार तो क्या रहेगी, खोखली रहेगी, यानी हल्का सा धक्का देते ही ईंट या जो पत्थर हैं वो गिर जाते हैं। तो सीमेंट इनको क्या काम करता है, जोड़ने का काम करता है। उसी तरीके से बच्चों ये जो संयोजी उत्तक है या जिसे हम कहते हैं कनेक्टिंग टिश्यू, ये क्या करता है, यानी हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको जोड़ने का काम करता है। यानी ये एक सीमेंटिक मटेरियल की भांति व्यवहार करता है। अब हम ये भी देखते हैं कि यानी जब ये सीमेंटिक मटेरियल हो गया, जैसे हम हमारी बॉडी के अंदर देखें तो स्किन है, स्किन के बाद में जैसे पेश यानी मसल्स आ जाएंगी, उसके बाद में बोन्स यानी जो स्केलेटन बना रहता है, जो कंकाल बना रहता है, जो बोन्स के द्वारा बनता है, उसके बाद में बच्चों इंटरनल ऑर्गन होते हैं। तो इन सबको जोड़ने का काम करता है यही संयोजी उत्तक। इसी के कारण ये किस तरीके से लगता है, यानी जैसे बाइंडिंग करने वाला यानी जोड़ने वाला, इसी तरीके से सपोर्टिंग वाला, या फिर क्या करता है, पैकिंग मटेरियल की तरह बिहेव करता है, यानी एक जुड़े हुए मटेरियल की भांति व्यवहार करता है। और ये बच्चों इनका जो मैट्रिक्स होता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग यानी कार्य के आधार पर क्या हो सकता है, जैसे जेली लाइक भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और रिजिड भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी को जोड़ने के साथ साथ ये पदार्थों के संवहन में भी मदद करता है। इसी के साथ ये हमारी बॉडी को सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। तो जो संयोजी उत्तक है उसको हमने कहा किससे याद रखना है, कि जैसे ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से बच्चों हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट हैं उनको जोड़ने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी उत्तक की आवश्यकता होती है। जिस तरीके से मैं अपने इस हाथ को इस तरीके से वेव कर रही हूँ यानी मूवमेंट कर रही हूँ, तो इस संयोजी उत्तक के कारण ही बच्चों क्या होता है, जैसे स्किन है, मसल्स हैं, बोन्स हैं, वो अलग अलग नहीं होती। यानी जैसे मैं इस तरीके से मूवमेंट जब कर रही हूँ ना, तो मेरी बोन, स्किन और जो मसल्स हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रही। ये इनको क्या करता है, यानी जोड़े रखने का काम
करता है। उसके बाद में बच्चों ये जो संयोजी ऊतक है ये फिर इनके कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। संयोजी ऊतक की कोशिकाएं, यानी हमने कहा कि ऊतक है वो कोशिकाओं का समूह है, इसलिए कोशिकाएं आपस में कम जुड़ी होती हैं, यानी इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। और अंतर कोशिकीय आधात्री, यानी जिसे हम क्या कहते हैं मैट्रिक्स में धसी होती हैं, यानी एम्बेडेड होती हैं। और यहाँ मैंने इसी तरीके से आपको समझाया है। उसके बाद में बच्चों आता है यह आधात्री जेली की तरह तरल, सघन या कठोर हो सकता है। अब बच्चों हमें थोड़े से इंग्लिश के टर्म भी यूज कर लेने चाहिए, क्योंकि उससे हमें जल्दी समझ में आएगा, यानी अच्छी तरीके से समझ आएंगे। जैसे हमने कहा तरल यानी लिक्विड, इसी तरीके से सघन यानी डेंस, और कठोर यानी रिजिड हो सकता है कार्य के आधार पर। नेक्स्ट है बच्चों आधात्री की प्रकृति विशिष्ट संयोजी ऊतक के कार्य के अनुसार बदलती रहती है, यानी जैसे जैसे संयोजी ऊतक कार्य करता है उस कार्य के आधार पर बच्चों संयोजी ऊतक हैं वो भी अलग अलग प्रकार से डिवाइड किए गए हैं, और उसी के आधार पर ये मैट्रिक्स है यानी जो आधात्री है उसकी प्रकृति होती है। नेक्स्ट देखो बच्चों जो संयोजी ऊतक हैं उनके प्रकार में एक बार हम दृष्टि डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जैसे रक्त हो गया, अस्थि है, उपास्थि है, स्नायु है, कंडरा है, एरियोलर है और वसा में। अब बच्चों इनके एक बार हम इंग्लिश के नाम भी देख लेते हैं साथ साथ, ताकि आपको समझने में और ज़्यादा आसानी हो। जैसे हमने कहा रक्त क्या है, एक संयोजी ऊतक है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं ब्लड। तो रक्त क्या है, एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद में बच्चों जैसे अस्थि यानी बोन और उपास्थि यानी कार्टिलेज, ये दोनों भी क्या हैं, कंकालीय संयोजी ऊतक के ही प्रकार हैं। उसके बाद में बच्चों हमने कहा एरियोलर संयोजी ऊतक। तो ये एरियोलर संयोजी ऊतक होता है बच्चों, ये मैट्रिक्स के नेचर के अकॉर्डिंग, यानी अगर मैट्रिक्स जेली लाइक है तब उसको हम कहते हैं लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी ढीले एरियोलर संयोजी ऊतक। और जब मैट्रिक्स डेंस होता है यानी गाढ़ा होता है तो उस समय हम उसको क्या कहते हैं, डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, यानी घने एरियोलर संयोजी ऊतक। अब बच्चों उसके बाद में क्या होता है, ये जो एरियोलर टिश्यू होते हैं जब ये इनका मैट्रिक्स डेंस होता है यानी गाढ़ा होता है उस समय इनको फर्दर डिवाइड कर दिया जाता है कंडरा और स्नायु के अंदर। तो बच्चों कंडरा होता है जिसे इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं टेंडोन, और जो स्नायु होता है उसे हम कहते हैं लिगामेंट, जिसका हम आगे विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट देखो बच्चों तरल संयोजी ऊतक, यानी हमने कहा कि संयोजी ऊतक होते हैं उनमें कार्य के आधार पर जो मैट्रिक्स है उसकी नेचर चेंज हो जाती है, यानी उसकी प्रकृति चेंज हो जाती है। तो यहाँ हमने कहा तरल संयोजी ऊतक, यानी इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है बच्चों वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। और ये दो प्रकार का होता है, एक होता है रक्त यानी जिसे हम कहते हैं ब्लड, और दूसरा होता है लसिका। अब बच्चों हमें पता है कि जो रक्त होता है यानी जैसे हमारे चोट लग जाती है, तो जब चोट लग जाती है तो हम देखते हैं कि रक्त का जो कलर है वो रेड होता है। वो रेड कलर किसके कारण होता है, यानी उसके अंदर उपस्थित जो आरबीसी होती हैं उन आरबीसी की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, लाल रक्त कणिकाएं। इनका नाम ही लाल रक्त कणिकाएं हैं क्योंकि इनके अंदर बच्चों क्या पाया जाता है, एक रेड कलर का पिगमेंट पाया जाता है। इस रेड कलर के पिगमेंट के कारण ही जो हमारा ब्लड है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। उसके बाद में बच्चों लसिका आता है, यानी जो लसिका होता है वो रेड कलर का नहीं होता क्योंकि उनके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती। ये क्या होता है, एक पेल येलो लाइक कलर की इनकी कोशिकाएं यानी वाहिकाएं होती हैं, और इनके द्वारा भी बच्चों क्या होता है, बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट यानी संवहन का काम किया जाता है। नेक्स्ट देखो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे रक्त, यानी जो क्या है तरल संयोजी ऊतक का ही प्रकार है। अब बच्चों हमने कहा कि कार्य के आधार पर ये जो मैट्रिक्स होता है उसकी
प्रकृति होती है। तो तरल संयोजी उत्तक है रक्त, इसका मतलब इसका जो मैट्रिक्स होता है यानी इसका जो आधात्री होता है बच्चों वो कैसा होगा, लिक्विड होगा यानी तरल होगा। और इसके जो आधात्री है जो तरल है उसको क्या कहा गया है, प्लाज्मा कहा गया है। और इस प्लाज्मा के अंदर ही बच्चों यानी हमने क्या कहा कि जो उत्तक है वो कोशिकाओं का समूह होता है। तो तरल संयोजी उत्तक के अंदर प्लाज्मा तो क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया। और इसके अंदर जो एम्बेडेड सेल्स हैं यानी जो कोशिकाएं हैं बच्चों वो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जो इनके अंदर प्लाज्मा में धसी रहती हैं। इसी के साथ साथ बच्चों जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, जैसे साल्ट यानी नमक पाया जाता है, हार्मोन्स यानी हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती हैं, ग्लैंड यानी ग्रंथियां पाई जाती हैं। और वो ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रेट करती हैं। और वो हार्मोन सीधे ही कहाँ छोड़ती हैं, रक्त के अंदर छोड़ती हैं। तो वो हार्मोन्स कहाँ उपस्थित होंगे, यानी इसी प्लाज्मा के अंदर वो उपस्थित होते हैं। तो हम यहाँ लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले आता है रक्त, यानी यह एक संयोजी उत्तक है। तो हमें ध्यान रखना है रक्त किसका प्रकार है, संयोजी उत्तक का प्रकार है। और वो भी कौन सा है, तरल संयोजी उत्तक, जो पदार्थों के संवहन के लिए एक माध्यम का कार्य करता है। अब पदार्थों के संवहन के लिए किस तरीके से कार्य करेगा, यानी हमारी बॉडी के अंदर जैसे हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जैसे पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता होती है, हार्मोन्स हैं, तो उन सबको सप्लाई करने का काम कौन करता है, ये रक्त यानी यही ब्लड करता है। अब जैसे अपशिष्ट पदार्थ हैं यानी जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उस वेस्ट प्रोड्यूस को किडनी तक पहुंचाने का काम भी कौन करता है, रक्त ही करता है। तो हम लिखेंगे यह गैसों, शरीर के पचे हुए भोजन, हार्मोन और उत्सर्जी पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में संवहन करता है यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ब्लड नहीं होगा यानी रक्त नहीं होगा तो क्या बच्चों हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक ऑक्सीजन या जो न्यूट्रिएंट है वो पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाते। इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी उत्तक का होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखो बच्चों, जैसे ये विभिन्न श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, यानी हमने कहा कि जो रक्त होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर 3 प्रकार की कणिकाएं एम्बेडेड रहती हैं यानी धसी हुई रहती हैं, यानी उसके अंदर फ्लोट करती रहती हैं। तो उसके अंदर बच्चों सबसे पहले अगर हम देखें तो श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं। यानी श्वेत रक्त कणिकाओं का मतलब क्या है, यानी ये कैसी होती हैं, श्वेत होती हैं। और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, रोगाणुओं से हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करना। अब इनके अंदर बच्चों क्या होता है, रेड कलर का पिगमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। अब बच्चों इसके अंदर एक चीज और होती है, यानी इनके अंदर विकसित रूप से न्यूक्लियस यानी केंद्रक उपस्थित होता है। और ये अलग अलग प्रकार की अगर हम देख लें, जैसे न्यूट्रोफाइल है, इओसिनोफिल है, क्षारक रंजी यानी बेसोफिल है, और इनके अंदर कोशिका द्रव्य और केंद्रक उपस्थित होता है। और ये हमने बताया कि क्या करती है, रोगाणु से हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करती हैं। इसी तरीके से बच्चों जैसे लिम्फोसाइट है, मोनोसाइट है, और उसके बाद में जो प्लेटलेट्स होती हैं जो क्या होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाओं से अलग प्रकार की कणिकाएं होती हैं जो क्या करती हैं, रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों, रक्त, यानी हमने कहा रक्त के अंदर क्या होता है, यानी प्लाज्मा, यानी हम बार बार जैसे जो आधात्रीय जो मैट्रिक्स शब्द काम में ले रहे हैं वो क्या है, कार्य की आधार पर ही उसकी प्रकृति होती है। तो हमने यहाँ कहा कि जो रक्त है वो एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक है, तो उसके अंदर जो मैट्रिक्स होती है वो लिक्विड होती है, और उस लिक्विड मैट्रिक्स को ही बच्चों क्या कहा जाता है, प्लाज्मा कहा जाता है। और इस प्लाज्मा के अंदर ही बच्चों क्या पाई जाती हैं, रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं जो 3 प्रकार की हैं, आरबीसी। तो आरबीसी की फुल फॉर्म हमें ध्यान रखनी क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं, या इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स। उसके बाद में दूसरी आती है बच्चों डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या आ जाएगा, व्हाइट ब्लड कार्पल्स यानी श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरी होती हैं बच्चों प्लेटलेट्स। और ये जो प्लेटलेट्स होती हैं, जैसे मान लो हमें कभी चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद हम जैसे ब्लड बह रहा है और कुछ समय पश्चात वो ब्लड होता है उसके ऊपर पपड़ी जम जाती है, तो उस रक्त का थक्का जमाने में यानी वो पपड़ी जमाने में कौन हेल्प करता है, ये प्लेटलेट्स ही करती हैं। अब बच्चों हमने यहाँ
आरबीसी का कलर रेड दिखा रखा है, यानी ये जो आरबीसी है वो रेड कलर की है। किसके कारण है? अभी मैंने बताया था, जिस तरीके से पत्तियां जो होती हैं वो हरे रंग की होती हैं और उनका कारण होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट क्लोरोफिल। उसी तरीके से बच्चों हमारे ब्लड के अंदर जो आरबीसी पाई जाती हैं, जिसके अंदर हीमोग्लोबिन नामक पिगमेंट पाया जाता है जो रेड कलर का होता है, और इसी के कारण हमारा जो ब्लड होता है वो रेड होता है। तो इसी के कारण हमने यहाँ आरबीसी को रेड शो कर रखा है। नेक्स्ट देखो बच्चों, प्लाज्मा, यानी हमने कहा कि जो तरल संयोजी ऊतक के अंदर जो मैट्रिक्स है वो लिक्विड है और उसी को ही हमने क्या कहा? प्लाज्मा कहा। तो हम यहाँ लिखेंगे रक्त के तरल आधात्री भाग को प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा में लाल रक्त कणिकाएं, हमने यही कहा कि ये जो सेल्स होती हैं, कोशिकाएं होती हैं या कणिकाएं होती हैं, उस प्लाज्मा के अंदर एम्बेडेड रहती हैं। यानी इस तरीके से मान लो ये क्या है? ब्लड वेसल्स, यानी क्या है? रक्त वाहिकाएं हैं। अब इनके अंदर मान लो ये तो क्या है? आरबीसी है, और इसी तरीके से ये बच्चों मान लो डब्ल्यूबीसी हो गई है, इस तरीके से अलग शेप हमने बना दी, और ये मान लो प्लेटलेट्स हैं, और ये किसके अंदर भरी हुई हैं? तरल पदार्थ, यानी जिसे हम कहते हैं मैट्रिक्स के अंदर ये व्यवस्थित होती हैं। तो ये कणिकाएं तीनों की तीनों किसमें धसी हुई हैं? इन प्लाज्मा, यानी जो तरल आधात्री है उसके अंदर ही ये व्यवस्थित होती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं तथा प्लेटलेट्स निलंबित होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, प्लाज्मा में प्रोटीन, नमक तथा हार्मोन्स भी होते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कंकाली संयोजी ऊतक, यानी हमने कहा कि जो संयोजी ऊतक है वो भी कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है, और हमें ये भी पता है कि संयोजी ऊतक के अंदर हमने कहा कि वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर उपस्थित होता है। जैसे ब्लड है, यानी ब्लड का हमने यहाँ अध्ययन करा तो उसके अंदर भी हमने देखा कि ब्लड के कारण ही हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, और जो वेस्ट मटेरियल होता है वो किडनी तक पहुंचाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? ब्लड के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक हैं वो हमारी पूरी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में बच्चों हम कार्य के आधार पर ही देखें तो कनेक्टिव टिश्यू क्या काम करता है? यानी हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करने का काम भी करता है। तो दूसरा प्रकार हम इसका अध्ययन करेंगे कंकाली संयोजी ऊतक। अब इसके अंदर हम देखते हैं बच्चों कि हमारी बॉडी का जो स्केलेटन है, यानी जो कंकाल है, वो अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना हुआ होता है। अब ये अस्थि और उपास्थियां क्या होती हैं, इनका हम यहाँ अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम देखते हैं अस्थि, जिसे इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं? बोन। और दूसरा आता है बच्चों उपास्थि, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? कार्टिलेज। नेक्स्ट देखो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अस्थि यानी बोन। तो अस्थि भी क्या है? एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। अब बच्चों हमें ये पता है अस्थि यानी जिसे हम बोन को कहते हैं, तो बोन यानी हमारी जो हड्डियां होती हैं वो क्या होती हैं? स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं। तो इसका कारण भी क्या होता है? क्योंकि इनका जो मैट्रिक्स होता है, यानी जो आधात्री होता है बच्चों, वो फंक्शन के अकॉर्डिंग उसकी जो नेचर है, यानी उसकी प्रकृति क्या हो जाएगी? हार्ड और रिजिड होगी। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो हमारी हड्डियां होती हैं बच्चों, वो कैल्शियम और फॉस्फोरस से बनी हुई होती हैं। यानी घर पे हम जैसे अपने बच्चों को बोलते हैं, या फिर हमारी मदर्स हमें बोलती थी कि बच्चों दूध पीना चाहिए, जिससे हमारी हड्डियां यानी बोन्स होंगी वो मजबूत होंगी, और अगर बोन मजबूत होंगी तो हमारी बॉडी है वो भी स्ट्रॉन्ग होगी। तो इसी के कारण हम कह सकते हैं कि इनका जो मैट्रिक्स होता है अस्थि का, वो कैसा होता है? हार्ड और रिजिड होता है। और इसी के अनुसार ये क्या होती हैं? बोन्स भी हार्ड होती हैं क्योंकि ये कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनी हुई होती हैं। और इनके साथ इनके अंदर क्या होता है? यानी ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं, यानी एक ढांचा बनाने का काम करती हैं, और साथ में बच्चों ये हमें सपोर्ट प्रदान करने का काम भी करती हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो इसको हम लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। अस्थि संयोजी ऊतक का एक उदाहरण है। हमें ध्यान रखना है, अगर हमसे कोई पूछ ले कि अस्थि कौन सा ऊतक है, तो आपको ध्यान रखना है संयोजी ऊतक है। और संयोजी ऊतक के अंदर भी बच्चों किसमें आते हैं? कंकाली संयोजी ऊतक के अंदर। अस्थि के कार्य, यानी ये क्या करती है? हमने कहा कि ये हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क बनाती है। तो यानी हमारी बॉडी को शेप यानी जो आकृति प्रदान करती है वो भी किसके कारण करती है? इन अस्थियों के कारण ही होती है। जैसे हमें हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखें तो हमें हेड अलग दिखाई दे रहा है, नेक दिखाई दे रही है, उसके बाद हमारे शोल्डर, यानी पूरा ही जो स्केलेटन होता है बच्चों वो इन्हीं की सहायता से बना हुआ होता है। तो
हम यहाँ देखेंगे यह पंजर का निर्माण कर शरीर को आकार प्रदान करती हैं, यानी फ्रेमवर्क बनाकर हमारी बॉडी को एक शेप प्रदान करती हैं। यह मांसपेशियों को सहारा देती हैं, क्योंकि बच्चों होता क्या है कि जो अस्थि यानी जो बोन होती है वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी हार्ड और रिजिड होती हैं, और इनका मैट्रिक्स है वो भी हमने बताया कैसा होता है, हार्ड होता है। और इसी के कारण ये क्या करती है, यानी इनके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो तो ना के बराबर होती है। तो इसी के कारण ये मांसपेशियां यानी जो मसल्स होती हैं उनको सहारा प्रदान करने का काम करती हैं और शरीर के मुख्य अंगों को सहारा देती हैं। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें बच्चों, जैसे मान लिया ये क्या है, अस्थि हैं, और इनके अंदर ये हैवर्स नलिकाएं होती हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, और इनसे मिलकर ये क्या बनती है, अस्थि बनती है, यानी बोन बनती हैं, और जो बॉडी को क्या कर देती हैं, यानी स्ट्रोंग बनाने का काम करती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों, यह उत्तक मजबूत और कठोर होता है, यानी यही हमने कहा क्योंकि इसका जो मैट्रिक्स होता है वही हार्ड और रिजिड होता है, तो जिसके कारण ये क्या होंगी, मजबूत और कठोर होती हैं। अस्थि कोशिकाएं कठोर आधात्री में धसी होती हैं जो कैल्शियम तथा फास्फोरस से बनी होती हैं, यानी इनका जो आधात्री होता है वो हमने कहा कठोर होता है, और वो आधात्री किनसे मिलकर बना होता है, कैल्शियम और फास्फोरस जो कंपाउंड होते हैं उनसे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट देखो बच्चों, उपास्थि यानी जिसे इंग्लिश के अंदर हम कहते हैं कार्टिलेज। तो बच्चों हमने कहा कि जो उपास्थि होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि इनकी जो सेल्स होते हैं वो वाइडली होती हैं, यानी इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और इनके अंदर बच्चों जो मैट्रिक्स होता है यानी जो आधात्री होता है उसके अंदर प्रोटीन्स और शुगर यानी शर्करा है वो भरी हुई रहती हैं। इसी कारण इनका जो मैट्रिक्स होता है यानी जो आधात्री होता है बच्चों वो इलास्टिक होता है, यानी प्रत्यास्थ होता है, और इसी के कारण बच्चों ये जो कार्टिलेज होती हैं वो क्या होती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती हैं, यानी लचीलापन प्रदान करती हैं। तो अगर हम देख लें कि जैसे उपास्थि है तो उपास्थि कहाँ मिलेंगे हमें, जैसे कान का जो पिन्ना है यानी ईयर पिन्ना, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से हमारी जो नोज टिप होती है उसको भी हम दबा सकते हैं, और ट्रेकिया है, लैरिंग्स है, यानी इनके अंदर ये उपस्थित होता है। साथ में बच्चों क्या होता है कि जैसे हमने मान लिया कि दो बॉन्स हैं यानी दो अस्थियां एक दूसरे से जब टकराती हैं तो इनके जो जॉइंट सरफेस होती है उस सरफेस पे भी क्या उपस्थित होते हैं, कार्टिलेज यानी उपास्थि प्रेजेंट होती हैं, और जिसके कारण इनके अंदर क्या नहीं होता बच्चों, फ्रिक्शन पैदा नहीं होता है, यानी मूवमेंट के दौरान इनके अंदर रगड़ उत्पन्न नहीं होती, और जिसके कारण अस्थियां टूटती भी नहीं है। तो इस तरीके से उपास्थि यानी जो कार्टिलेज होती हैं उनके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट होती है। और इसे हम लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। उपास्थि यानी जिसे हम इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, कार्टिलेज, एक अन्य प्रकार का संयोजी उत्तक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये भी क्या है, संयोजी उत्तक है, जिसमें कोशिकाओं के बीच पर्याप्त स्थान होता है, यानी इनकी कोशिकाएं होती हैं वो वाइडली अरेंज होती हैं, इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। अब देखो इसके गुण देखते हैं। इसकी ठोस आधात्री प्रोटीन और शर्करा की बनी होती है, यानी इनके मैट्रिक्स में क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन और शर्करा या जिसे हमने कहा शुगर है ये उपस्थित होती है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाती है, जिसके कारण यानी हम जैसे मूवमेंट करते हैं, यानी अगर इनके बीच में क्या नहीं पाई जाएगी, अस्थियों के बीच में अगर उपास्थियां प्रेजेंट नहीं होंगी तो उसके अंदर फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगा, और जिसके कारण बोन्स टूट सकती हैं। नेक्स्ट है बच्चों, उपास्थि नाक, कान, कंठ और श्वास नली में भी उपस्थित होती है, और यही मैंने अभी आपको बताया कि ईयर पिन्ना यानी कान का जो पिन्ना होता है उसके अंदर ये उपस्थित होती है। उसके बाद में जैसे नाक की जो टिप होती है उसके ऊपर उपस्थित होती है, और कंठ यानी लैरिंग्स और ट्रेकिया यानी श्वास नली के अंदर ये उपस्थित होती है। हम कान की उपास्थि को मोड़ सकते हैं, यानी हम अपने कान को मोड़ सकते हैं, लेकिन हम हाथ की अस्थि को नहीं मोड़ सकते। इसका कारण क्या होता है बच्चों कि जो अस्थि होती हैं वो तो कैसी होती हैं, हार्ड और रिजिड होती हैं, यानी कठोर होती हैं, लेकिन जो उपास्थि होती हैं उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन पाया जाता है, क्योंकि उनका जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर प्रत्यास्था का गुण पाया जाता है। अब इस डायग्राम के अंदर भी अगर बच्चों हम देखें, जैसे एक उपास्थि का डायग्राम है तो इसके अंदर ये कॉन्ड्रोसाइट्स भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या है, जैसे ये काचाभ आधात्री यानी जो मैट्रिक्स है जिसके अंदर क्या है, प्रोटीन्स और शुगर पार्टिकल हैं वो उपस्थित होते हैं, और जिसके कारण इनके अंदर क्या आ जाती है, प्रत्यास्था का गुण आ जाता है। नेक्स्ट है बच्चों,
एरियोलर संयोजी ऊतक, यानी हमने कहा कि संयोजी ऊतक है वो भी कार्य के आधार पर अलग अलग प्रकार का होता है, जिसमें हम तीसरा देख रहे हैं एरियोलर संयोजी ऊतक। अब बच्चों इसके अंदर क्या होता है कि इस आधात्री यानी मैट्रिक्स की जो नेचर है जो क्या होगी फंक्शन के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है। तो उसके अंदर हम देखेंगे कि ये मैट्रिक्स की प्रकृति के कारण यानी उस आधात्री की प्रकृति के कारण क्या होंगे, एरियोलर संयोजी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार में विभाजित हो जाते हैं। एक होता है इसके अंदर ढीले एरियोलर संयोजी ऊतक, जिसे हम इंग्लिश के अंदर क्या कहते हैं, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, और दूसरा आता है बच्चों घने एरियोलर संयोजी ऊतक, जिसे इंग्लिश के अंदर हम क्या कहते हैं, डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चों हमने इसे ढीले क्यों कहा गया, क्यों, क्योंकि इनके जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक स्ट्रक्चर होती है, और जेली आप सब लोगों ने खाई होगी। तो उसके अंदर क्या होता है, यानी इनका जो मैट्रिक्स होता है वो घने, यानी डेंस का मतलब क्या होता है, इनका जो मैट्रिक्स होता है घने एरियोलर संयोजी ऊतक का वो तो गाढ़ा होता है, और इनका कैसा होता है, लूज होता है, यानी जेली लाइक होता है। अब बच्चों जो डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी घने एरियोलर संयोजी ऊतक होते हैं वो फर्दर डिवाइड हो जाते हैं कंडरा, या जिसे हम इंग्लिश के अंदर कहते हैं टेंडोन्स, और स्नायु जिसे हम कहते हैं लिगामेंट। अब बच्चों कंडरा के कारण तो क्या होता है, अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ता है, और जो स्नायु यानी जो लिगामेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। अब बच्चों इस चीज़ को हमें इस तरीके से समझना है, जैसे हमने कहा कि हमारी बॉडी के अंदर जैसे ये हाथ है, अब इस हाथ के अंदर अगर हम देखें बच्चों तो स्किन है, स्किन के बाद में मसल्स होती हैं यानी मांसपेशियाँ होती हैं, उसके बाद में बोन्स होती हैं, और उसके बाद में अंदर की तरफ होते हैं इंटरनल ऑर्गन। तो हम यहाँ देखेंगे कि ढीले एरियोलर संयोजी ऊतक है उसका क्या काम होता है, और घने एरियोलर संयोजी ऊतक है उनका क्या क्या काम होगा। तो बच्चों हम सबसे पहले ये देखते हैं कि यानी जो लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनके अंदर हमने बताया कि उनका जो मैट्रिक्स होता है वो जेली लाइक होता है, और जब मैट्रिक्स जेली लाइक होता है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा कि उसके अंदर जो सेल्स होती हैं यानी जो कोशिकाएं होती हैं वो उसी आधात्री के अंदर एम्बेडेड रहती है यानी धसी हुई रहती हैं। अब बच्चों हमने कहा कि जो एरियोलर संयोजी ऊतक होता है उसके अंदर क्या होगा कि ये अगर हम देखें तो जैसे स्किन है और मसल्स है यानी जो मांसपेशियां होती हैं उनके बीच में उपस्थित होता है। इसी के साथ बच्चों जैसे ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाएं होती हैं, या नर्व्स यानी जो तंत्रिकाएं होती हैं उनके चारों ओर उपस्थित होता है, बोन मेरो यानी अस्थि मज्जा में उपस्थित होता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो स्पेस होती है उनके अंदर ये उपस्थित होता है। तो इस एरियोलर संयोजी ऊतक के बच्चों फंक्शन क्या आ जाएंगे, यानी इनके अंदर ये जो ढीले एरियोलर संयोजी ऊतक होते हैं इनका बच्चों मेन फंक्शन क्या होता है, यानी हमने कहा ये स्किन और मसल्स के बीच में प्रेजेंट होता है, तो इसका फंक्शन आ जाएगा ये स्किन और मसल्स को कनेक्ट करने का यानी जोड़ने का काम करता है। और नाम से भी हमें पता चल रहा है क्योंकि ये संयोजी ऊतक है इसका मतलब जोड़ने का काम करता है। दूसरा बच्चों इसके अंदर क्या आ जाएगा कि हमने कहा कि इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं उनके स्पेस में प्रेजेंट होता है, इसलिए उनकी जो खाली जगह होती है इंटरनल ऑर्गन की उसको भरने में काम में लिया जाता है, इसलिए इसको फिलर टिश्यू भी कहा जाता है। उसके बाद में बच्चों अगर ये इंटरनल ऑर्गन की स्पेस में भरा जाता है तो इसके कारण उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करने का काम करता है यानी सहारा प्रदान करने का काम भी करता है, और साथ में ही बच्चों ये जो इंटरनल ऑर्गन को भरने के काम में लिया जा रहा है तो ये टिश्यू को रिपेयर करने का काम भी करता है। तो इस तरीके से हम इसे लैंग्वेज के रूप में देखेंगे। तो हम देखते हैं एरियोलर संयोजी ऊतक को। एरियोलर संयोजी ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, यही हमने बताया कि किसके अंदर पाया जाता है, स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है। रक्त नलिका के चारों ओर यानी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके चारों ओर पाया जाता है, नर्व्स यानी तंत्रिकाओं के चारों ओर पाया जाता है, तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। अब बच्चों इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें तो हमने कहा कि स्किन और मसल्स के बीच में पाया जाता है, तो इस तरीके से ये क्या जालिका फाइबर्स हो गए, ये रेसे कॉर्क हो गया यानी रेसे लाइक स्ट्रक्चर हो गई। उसके बाद में बच्चों वृहद बक्षाणु होते हैं ये जो क्या करते हैं प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। उसके बाद में बच्चों ये कोलेजन फाइबर यानी अलग अलग फाइबर्स यहाँ शो कर रखे हैं। उसके बाद में बच्चों ये होती है समपेशणी कोशिका और ये होती हैं प्लाज्मा कोशिका, जिनके बीच में क्या भरा रहता है, एरियोलर संयोजी ऊतक भरा होता है। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं एरियोलर के कार्य।
यह अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। यानी हमने कहा कि जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनके बीच में जो खाली जगह होती है उसको ये भरने का काम करता है। साथ में बच्चों ये कहाँ प्रेजेंट होता है? त्वचा और मांसपेशियों के बीच में, तो त्वचा और मांसपेशियों को जोड़ने का काम भी करता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और उसके बाद में ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। नेक्स्ट है बच्चों, यानी हमने कहा कि जो मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग यानी जो फंक्शन कर रहे हैं ये ऊतक, उनके अनुसार इनका जो मैट्रिक्स यानी जो आधात्री होती है उसकी प्रकृति होती है। तो एक तो हमने एरियोलर के अंदर बताया था यानी लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी ढीले एरियोलर संयोजी ऊतक, और दूसरा बच्चों हमने जो फ्लो चार्ट बना रखा था उसके अंदर बताया था डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी घने एरियोलर संयोजी ऊतक। तो घने नाम से ही पता चल रहा है कि यानी इनका जो मैट्रिक्स होता है वो डेंस यानी गाढ़ा होता है। और फिर बच्चों ये गाढ़ा मैट्रिक्स है जिसके बीच में इनकी कोशिकाएं होती हैं वो एम्बेडेड रहती हैं यानी धसी हुई रहती हैं। और फिर उसके हमने दो प्रकार बताए थे, एक हमने बताया था टेंडोन यानी कंडरा, और दूसरा हमने बताया था बच्चों स्नायु या जिसे हम कहते हैं लिगामेंट। अब बच्चों हम सबसे पहले अध्ययन करेंगे स्नायु जिसे इंग्लिश के अंदर कहा जाता है लिगामेंट। अब बच्चों हमने कहा कि जो ये स्नायु होता है इनके अंदर क्या होता है कि ये जो स्नायु होगा ये दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। यानी जैसे ये मेरा हाथ हो गया, अब इस हाथ की ये वाली बोन यानी ये वाली अस्थि और ये वाली अस्थि इसके बीच में यानी ये जो जॉइंट है वहाँ क्या पाया जाता है? लिगामेंट यानी स्नायु संयोजी ऊतक उपस्थित होता है। अब बच्चों इसके अंदर क्या पाई जाती है? यानी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, यानी हम इसको क्या कर सकते हैं? आसानी से मोड़ सकते हैं। इनके अंदर बच्चों स्ट्रेंथ भी होती है और ये क्या काम करते हैं? यानी ये हमारी बॉडी को मूवमेंट कराने में हेल्प करते हैं और साथ में ये सपोर्ट प्रदान करने का काम भी करते हैं यानी सहारा प्रदान करने का काम भी करते हैं। क्योंकि इनके अंदर क्या होता है? थोड़ा बहुत मैट्रिक्स होता है वो भी कोशिकाओं के बीच बीच में उपस्थित होता है। अगर हम इस डायग्राम के अंदर देखें बच्चों तो इसके अंदर मान लिया हमने ये एक अस्थि हो गई और ये दूसरी अस्थि होगी, और इन दोनों अस्थियों के बीच में यानी ये वाला जो पार्ट्स होता है बच्चों यही क्या होता है? स्नायु यानी लिगामेंट होता है, जो क्या करता है? दो अस्थियों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक अन्य संयोजी ऊतक जिसे स्नायु या अस्थि बंधन तंतु कहते हैं से जुड़ी होती है। अब देखो बच्चों स्नायु के गुण, ये ऊतक बहुत लचीला एवं मजबूत होता है क्योंकि हमने कहा कि ये जैसे फाइबर्स टिश्यू होते हैं, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो क्या होता है? यानी फ्लेक्सिबल यानी इलास्टिक होता है, जिसके कारण बच्चों ये ऊतक क्या होता है? लचीला होता है। उसके बाद में बच्चों स्नायु में आधात्री बहुत कम होता है, यानी ये जो स्नायु होते हैं जो लिगामेंट होते हैं उनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है वो कम होता है और अस्थियों को अस्थियों से जोड़ती है। इस चीज़ को आप ध्यान रखना, आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि जो स्नायु है उसका क्या काम है, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या करता है? अस्थियों को अस्थियों से जोड़ता है। नेक्स्ट है बच्चों कंडरा या जिसे हम क्या कहते हैं? टेंडोन कहते हैं। अब बच्चों ये जो टेंडोन्स होते हैं ये भी क्या होते हैं? फाइबर्स टिश्यू होते हैं। इनके अंदर जो स्ट्रेंथ होती है वो लिगामेंट यानी स्नायु से भी अधिक होती हैं। ये स्नायु के कंपैरिजन में क्या होते हैं? बहुत रेयर केस में ये कैसे होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं, अदरवाइज ये क्या होते हैं? यानी हार्ड होते हैं। इनके अंदर क्या होता है बच्चों? इनकी जो सेल्स होती हैं वो जिस मैट्रिक्स के अंदर एम्बेडेड रहती हैं वो मैट्रिक्स कैसा होता है? डेंस, ये हमने पहले भी बताया था यानी गाढ़ा होता है। अब बच्चों ये क्या काम करेंगे? यानी हमने कहा कि जो स्नायु यानी जो लिगामेंट होते हैं वो अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो कंडरा यानी जिसे हम कहते हैं इंग्लिश के अंदर टेंडोन, ये क्या करता है? अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमने कहा कि जैसे ये मेरा हाथ हो गया तो कोहनी से नीचे का हाथ, तो इसके अंदर क्या होता है बच्चों? जैसे हमने कहा स्किन होती है, स्किन के नीचे मसल्स होती हैं, और हमने जब लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू यानी ढीले एरियोलर संयोजी ऊतक का अध्ययन करा था उस समय मैंने आपको बताया था कि स्किन और मांसपेशियों के बीच में कौन सा ऊतक पाया जाता है? लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जो उनको जोड़ने का काम करता है। और बच्चों अब हम कह रहे हैं कि जो अस्थि हैं उनकी ऊपर क्या पाई जाती हैं? यानी मांसपेशियां पाई जाती हैं। तो अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का काम कौन करता है? यानी टेंडोन करता है, जो क्या है? एक डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का ही प्रकार है। तो इसके अंदर हम किस तरीके से लिखेंगे
ये देखते हैं। ये एक अन्य प्रकार का संयोजी ऊतक कंडरा यानी टेंडोन है। अब कंडरा के गुण देखते हैं। कंडरा मजबूत तथा सीमित लचीलेपन वाला रेशेदार ऊतक होते हैं, यानी हमने कहा कि इसके अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है और फाइबर्स टिश्यू ये होते हैं। जो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना, मैं बार बार कह रही हूँ। यही चीज़ मैंने आपको स्नायु में याद करने के लिए बोला था कि स्नायु के अंदर तो अस्थि को अस्थि से जोड़ा जाता है और जो कंडरा यानी जो टेंडन होते हैं उनके अंदर अस्थियों से मांसपेशियों को ये जोड़ता है। अब इस डायग्राम के अंदर बच्चों हम देखें तो ये जैसे मान लिया हमने क्या है, ये तो हमारी हो गई अस्थि और ये हमारी हो गई मांसपेशी, तो ये अस्थि को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट आता है बच्चों वसामय ऊतक, यानी जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश के अंदर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब बच्चों हमें वसामय यानी नाम से ही पता चल रहा है, यानी जब लोग मोटे हो जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, इसके ऊपर फैट जमा हो रही है। तो बच्चों वो फैट क्या है, यानी वो क्या है, फैट सेल वसा की कोशिकाएं हैं और इन वसा की कोशिकाओं को बच्चों क्या कहा जाता है, एडिपोसाइट कहा जाता है। अब बच्चों इनकी जो सेल्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं, गोलाकार भी हो सकती हैं, अंडाकार भी हो सकती हैं और इनके अंदर जो मैट्रिक्स होता है बच्चों वो क्या होता है, यानी इसके अंदर जो मैट्रिक्स होगा वो फ्लूइड लाइक होता है। अब इनके अंदर अगर हम मान लें, जैसे हमने कहा कि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो गोल भी हो सकती हैं और अंडाकार भी हो सकती हैं। अब बच्चों इनके बीच में क्या भरे रहते हैं, यानी फैट ग्लोब्यूल्स भरी रहती हैं और ये जो फैट ग्लोब्यूल्स होती हैं बच्चों वो क्या करती हैं, जैसे ये फैट ग्लोब्यूल होगी तो ये फैट ग्लोब्यूल होंगी बच्चों, वो क्या काम करेंगी, फैट को रिजर्व यानी स्टोर करने का काम करती हैं। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि जब क्या होगा, यानी जो मोटे लोग होते हैं उनके अंदर फैट सेल की जो लेयर होती है वो थिक हो जाती है यानी मोटी हो जाती है और जो पतले लोग होते हैं उनके अंदर फैट सेल की जो लेयर होती है वो पतली होती है। तो हमने कहा कि ये क्या काम करता है, यानी वसा को स्टोर करने का काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वसामय ऊतक कहते हैं। अब बच्चों इसका मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, यानी जैसे हमें किसी मैकेनिकल स्ट्रोक लग जाए तो मैकेनिकल शॉक से बचाने का काम कौन करता है, यही वसामय ऊतक हमें करता है, क्योंकि वसा की परत जब मोटी होगी तो इस मैकेनिकल शॉक को अंदर तक पहुंचने नहीं देता है। इसी तरीके से बच्चों ये हीट का क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है, यानी पुअर चालक होता है, जिसके कारण वो हीट को ना तो ज़्यादा बाहर निकलने देता है और ना ही अंदर प्रवेश करने देता है। इसी तरीके से बच्चों ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है और साथ में बच्चों हम ये भी देखते हैं कि ये एक पृथककारी परत के रूप में काम करता है। और हमने कहा कि जो मोटे लोग होते हैं उनको ठंड कम लगती है और जो पतले लोग होते हैं उनको ठंड ज़्यादा लगती है। उसका कारण भी क्या होता है, ये एडिपोज टिश्यू है, इनकी लेयर ही होती है जिसके कारण उन्हें ठंड कम और ज़्यादा लगती है। तो हम इसे लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे यानी कहाँ पाया जाता है, स्किन के नीचे पाया जाता है। इसके साथ ही बच्चों हम एक चीज़ और बता दें कि ये जो आंतरिक जो अंग होते हैं उनके बीच में यानी इंटरनल जो ऑर्गन होते हैं, मान लिया हमने एक इंटरनल ऑर्गन ये हो गया और दूसरा इंटरनल ऑर्गन ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में यानी ये वाला जो भाग होता है बच्चों, इसके अंदर क्या पाया जाता है, ये वसामय ऊतक यानी एडिपोज टिश्यू ही पाया जाता है। आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, एक तो ये स्किन के नीचे यानी त्वचा के नीचे और दूसरा क्या होता है, आंतरिक अंगों के बीच में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती हैं और यही मैंने बताया कि इनकी कोशिकाएं गोल या अंडाकार होती हैं और इनके बीच में क्या भरा रहता है, यानी फैट ग्लोब्यूल, जिसे हमने क्या कहा, वसा की गोलिकाएं, इनसे भरा होता है जो क्या काम करती हैं, फैट को स्टोर करने का यानी उसको रिजर्व करने का काम करती हैं। इस डायग्राम के अंदर भी बच्चों अगर हम देखें तो हमें ये जो गोलाकार या जो संरचनाएं दिखाई दे रही हैं वो क्या है, फैट सेल यानी वसा कोशिकाएं, जिन्हें हम एडिपोसाइट भी कह सकते हैं। और ये जिस मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स के अंदर धसी हुई होती हैं और इनके बीच बीच में क्या भरा रहता है, फैट ग्लोब्यूल भरा रहता है। वसामय के कार्य यानी इस ऊतक के क्या कार्य होंगे, वसा संग्रहित होने के कारण यानी वसा को संग्रहित करने के कारण यह उष्मीय कुचालक का कार्य भी करता है, यानी ये हमें एक प्रकार से बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो इस तरीके से बच्चों
हम एक बार जैसे हमने आज संयोजी उत्तक पढ़ा उसको एक बार समराइज कर लेते हैं, उसके बाद में बच्चों हम ये अंतर देखेंगे। तो हमने पढ़ा संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का हमें नाम से पता चल रहा है, यानी ये क्या है, एक प्रकार से हमारी बॉडी का सिमेंटिक मटेरियल है, यानी ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट को जोड़ने का काम करता है। तो इसी तरीके से इनका नाम है संयोजी उत्तक। और ये संयोजी उत्तक है बच्चों, इनके अंदर क्या होता है, इनकी जो सेल्स होती हैं उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, और ये किसके अंदर धसी रहती हैं, यानी इनके अंदर जो मैट्रिक्स या जो आधात्री पाया जाता है उसके बीच में ये धसी भी रहती हैं। और हमने यही कहा कि जो मैट्रिक्स यानी जो आधात्री होता है वो फंक्शन के अकॉर्डिंग उनकी नेचर होती है वो अलग अलग होती है। जैसे ये लिक्विड भी हो सकता है, जेली लाइक भी हो सकता है, सॉलिड और रिजिड भी हो सकता है। किसके अकॉर्डिंग, फंक्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद में बच्चों हमने कहा कि ये जो संयोजी उत्तक होता है ये हमारी बॉडी को जोड़ने का काम करता है, जिसके अंदर हमने अलग अलग इनके कार्य के आधार पर प्रकार देखे। और इसके अलावा बच्चों ये क्या है, जैसे प्रकार के अंदर ही हम देखें तो जो ब्लड आता है यानी जो रक्त होता है वो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट जो ऑक्सीजन्स हो गई जैसे, और इसी के साथ बच्चों हमने कहा कि जैसे न्यूट्रिएंट हैं या हार्मोन्स हैं या अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उनको वहन करने का काम करता है। और कार्य के आधार पर बच्चों फिर हमने संयोजी उत्तक है उनके प्रकार का अध्ययन करा, जिसमें हमने सबसे पहले तरल संयोजी उत्तक के अंदर बच्चों हमने रक्त और लसिका, रक्त के अंदर फिर हमने देखा कि जो प्लाज्मा यानी जो आधात्री होती है वो लिक्विड होती है और उसे कहा जाता है प्लाज्मा। और इस प्लाज्मा के अंदर ही बच्चों ब्लड कार्पल्स यानी रक्त कणिकाएं होती हैं वो व्यवस्थित होती हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो आरबीसी होती हैं बच्चों उनके अंदर क्या होता है, जब ये मेच्योर हो जाती हैं तो उनके अंदर केंद्रक अनुपस्थित होता है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो लाल रंग का पिगमेंट होता है जिसके कारण ब्लड का रंग लाल होता है। और जो डब्ल्यूबीसी होती हैं उनके अंदर केंद्रक पाया जाता है जो रोगाणु से हमारी सुरक्षा करती हैं। और जो प्लेटलेट्स होती हैं बच्चों वो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमाने में हेल्प करती हैं। इसी तरीके से बच्चों जो लसिका होती है वो भी क्या है, एक तरल संयोजी उत्तक होता है, और लसिका का क्या काम होता है, वो भी पदार्थों का संवहन करने का काम करती है। इसी तरीके से बच्चों हमने दूसरा देखा कंकाली संयोजी उत्तक, यानी जो स्केलेटन बना होता है वो हमारे बोन और कार्टिलेज का बना होता है, तो उसके अंदर हम अस्थि और उपास्थियों का हमने अध्ययन करा। अस्थि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यानी हार्ड होती हैं और रिजिड होती हैं, इनका जो मैट्रिक्स होता है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस कंपाउंड से बना होता है, इसलिए वो भी कैसा होता है, रिजिड होता है। इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो रेयर केस के अंदर ही प्रेजेंट होती है, बोन्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं पाई जाती है। और साथ में बच्चों इनके अंदर अगर हम देखें जो कार्टिलेज होता है वो, अगर हम उन कार्टिलेज को अगर देखें तो कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है, जैसे हमारे नाक की टिप पे, कान के पीना के अंदर, इसी के साथ बच्चों श्वास नली और कंठ के अंदर ये उपस्थित होता है। और उपास्थियाँ होती हैं वो कहाँ उपस्थित होती हैं, यानी जो अस्थियाँ होती हैं उनके जॉइंट के बीच में ये क्या पाई जाती हैं, कार्टिलेज पाई जाती हैं जो उनकी सरफेस को स्मूथ बनाती है यानी चिकना बनाती हैं ताकि उनके अंदर घर्षण कम हो और अस्थियाँ टूटने से बच जाएं। इसी तरीके से बच्चों फिर उसके बाद में हमने जैसे एरियोलर संयोजी उत्तक, जिसके अंदर फिर हमने मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू और डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का अध्ययन करा। फिर हमने जैसे एरियोलर संयोजी उत्तक है उसके फंक्शन देखे कि स्किन और मसल्स को जोड़ने का काम करता है, इसी के साथ ये जो इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनकी स्पेस को भरने का काम करता है, इसीलिए इसे फिलर टिश्यू भी कहते हैं। और इसी के साथ बच्चों ये इन फिलर टिश्यू को यानी रिपेयर करने का काम भी करता है। उसके बाद में बच्चों हमने डेंस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर टेंडन और लिगामेंट, टेंडन यानी कंडरा जो क्या करता है, अस्थि को उपास्थियों से जोड़ने का काम करता है। और उसके बाद में बच्चों हमने लिगामेंट यानी स्नायु जो क्या करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ने का काम करता है। तो जो टेंडन होता है बच्चों उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम होती है, और जो लिगामेंट होते हैं यानी जो स्नायु होते हैं उनके अंदर क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी पाया जाता है, थोड़ा बहुत उनके अंदर मैट्रिक्स भी पाया जाता है। उसके बाद में बच्चों हमने एडिपोज टिश्यू, जिसके अंदर हमने बताया कि ये क्या होती हैं, वसा कोशिकाओं के कॉम्बिनेशन से बनता है, और इनकी जो वसा कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर क्या भरा रहता है, वसा गोलिकाएं यानी फैट ग्लोब्यूल्स भरा रहता है जो फैट को स्टोर करने का काम करता है। और इस तरीके से ये हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं, और उष्मा के कुचालक होते हैं जो हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रदान करने के साथ साथ प्रोटेक्शन का काम भी करते हैं। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने संयोजी उत्तक पढ़ा, और उनके कार्य के आधार पर हम इसे आसानी से समझ सकते हैं क्योंकि ये जोड़ने का काम करता है, पदार्थों के संवहन का काम करता है, और बॉडी को सहारा और आलम्बन प्रदान करने का काम करता है। अब बच्चों हम यहाँ अस्थि और उपास्थि के अंदर अंतर देखेंगे। तो बच्चों अस्थि से हमें पता चल जाएगा कि बोन होती हैं वो कैसी होती हैं, हार्ड और रिजिड यानी
ठोस होती हैं। और जो उपास्थि होती हैं वो बच्चों क्या होंगी, यानी उनका जो मैट्रिक्स होता है वो जैसे प्रोटीन और शुगर का बना हुआ होता है। और उस मैट्रिक्स के कारण ये क्या होते हैं, इनके अंदर जो इलास्टिसिटी पाई जाती है यानी प्रत्यास्थता का गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये थोड़ी लचीली होती हैं। तो हम यहाँ देखेंगे ये ठोस पदार्थों से बनी होती हैं, कौन, अस्थि यानी बोन। और जो उपास्थि होती है यानी कार्टिलेज होती हैं, यह अर्ध ठोस व लचीले पदार्थों से बनी होती हैं। उसके बाद में बच्चों हम देखते हैं कि जो बोन होती हैं यानी जो अस्थि होती हैं, उनके मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम और फास्फोरस कंपाउंड होता है, वो भरा रहता है, जिसके कारण वो मैट्रिक्स होता है वो रिजिड होता है यानी कठोर होता है। अंतःकोशी के स्थान में कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं और इसी के कारण जो अस्थि होती हैं वो कठोर होती हैं। जो उपास्थि होती हैं बच्चों, उनके जो मैट्रिक्स यानी जो आधात्री होता है उसके अंदर शर्करा और प्रोटीन के कण भरे होते हैं। तो अंतःकोशी के स्थान में प्रोटीन व शर्करा होती हैं, जिसके कारण ये जो मैट्रिक्स होता है वो प्रत्यास्थ होता है और इसी प्रत्यास्थता के कारण ये जो कार्टिलेज यानी जो उपास्थि होती हैं उनके अंदर भी लचीलापन पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बीच में अस्थि मज्जा पाई जाती है यानी बोन मेरो पाई जाती है, किसके, अस्थि के अंदर। और जो उपास्थि होती है बच्चों, उनके अंदर अस्थि मज्जा नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है बच्चों स्नायु और कंडरा के अंदर अंतर। यानी हमें पता है कि स्नायु क्या काम करता है, अस्थि को अस्थि से जोड़ता है। इनके अंदर क्या होता है, लचीली और मजबूत होती हैं। और जो कंडरा होती है बच्चों, वो क्या करती है, अस्थि को पेशियों से या मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है। और ये क्या होती हैं, कंडरा के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है, यानी इनके अंदर जो होती हैं वो इन स्नायु के कंपेरिजन में क्या होती हैं, कम लचीली होती हैं। तो हम इन्हें लैंग्वेज के रूप में किस तरीके से लिखेंगे ये देखते हैं। स्नायु अस्थि को अस्थि से जोड़ती है, कंडरा अस्थि को पेशियों से जोड़ती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों। उसके बाद में आता है बहुत लचीली व मजबूत होती हैं, यानी स्नायु को हम आसानी से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा हाथ हो गया, तो हमारा हाथ के कोहनी के बाद वाली और कोहनी के ऊपर वाली जो अस्थि है उसको जोड़ने, यानी जो ये जॉइंट है वही क्या है, स्नायु है। और कंडरा जो होती है बच्चों, इसके अंदर क्या होता है कि यानी ये जो मेरा हाथ है कोहनी से नीचे का, तो उसके अंदर जैसे सबसे पहले हम देखते हैं स्किन, स्किन के बाद में आती हैं मसल्स और मसल्स के बाद में होती हैं बोन। तो ये क्या करता है, बोन को मसल से जोड़ने का काम करता है। तो क्या मैं इस हाथ को बेंड कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। यानी ये क्या करता है, ये जो टेंडोन होता है, नहीं जो कंडरा होता है बच्चों, ये क्या नहीं करता, यानी मोड़ने को यानी फोल्ड या फिर बेंडिंग करने को प्रोवाइड नहीं करता, यानी उनको अलाउ नहीं करता है। कंडरा कम लचीली होती है। उसके बाद में आता है बच्चों बहुत कम मैट्रिक्स उपस्थित होता है, किसके अंदर, स्नायु के अंदर। और कंडरा जो होती है उनके अंदर धागे के आकार की बहुत मजबूत संरचनाएं होती हैं। तो इस तरीके से बच्चों हमने क्या, अस्थि और उपास्थि के अंदर अंतर, कंडरा और स्नायु के अंदर अंतर पढ़े। तो ये बच्चों एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि अस्थि और उपास्थि में अंतर लिखिए या कंडरा और स्नायु के अंदर अंतर लिखिए। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे। तो इस तरीके से बच्चों आज हमने पार्ट 5 के अंदर संयोजी ऊतक का विस्तृत रूप से अध्ययन करा। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इस वीडियो को आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा और इसके नोट्स अपनी नोटबुक में नोट भी कर लिए होंगे। इसी तरीके से बच्चों इस चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट पार्ट। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।